क्रिकेटर से सियासतदान बने गौतम गंभीर फाउंडेशन की मुश्किलें बढ़ती हुई मालूम हो रही हैं। गौतम गंभीर फाउंडेशन को दवाओं की जखीरा अंदोजी और कोरोना मरीजों में फेबीफ्लू दवा तकसीम करने का कसूरवार पाया है। डीजीसीए ने दिल्ली हाईकोर्ट को समाअत के दौरान ये जानकारी दी। डीजीसीए के मुताबिक फाउंडेशन ने ड्रग्स बॉन्ड को मैट्रिक्स एक्ट के खिलाफ वर्जी की है। आप रुकने असेंबली परवीन कुमार को भी इस एक्ट के तहत कसूरवार पाया गया है। मामले की अगली समाअत 29 जुलाई को होगी। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील, अब एक तो वैसे ही दवा की परेशानी चल रही है मुल्क में और ये स्टॉक की खबरें सामने आ रही हैं। गौतम गंभीर पर ये इल्जाम है, बेहद संगीन इल्जाम। जी बिल्कुल साहिबा, देखिए जिस तरह फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत के चलते जब इस पूरे मामले में सुनवाई की जा रही थी, तो गौतम गंभीर जो फिलहाल बीजेपी के फिलहाल सांसद हैं और साथ ही साथ प्रवीण कुमार जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इन तमाम लोगों पर यह आरोप था कि इन लोगों ने दवाइयों का वितरण किया। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को ये कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच करे। आज फिलहाल कहीं ना कहीं डीजीसीए की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया कि गौतम गंभीर और प्रवीण कुमार की तरफ से दवाइयों का स्टोरेज किया गया और इन तमाम लोगों ने फिलहाल ड्रग्स कंट्रोलर एक्ट का वायलेशन किया है और ऐसे में इस एक्ट के उल्लंघन में कहीं ना कहीं इनके ऊपर मामला बनता है। जी। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में गौतम गंभीर जो फिलहाल दवाइयों का उन्होंने वितरण किया था, उस पर यह कहा कि अगर उनको इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोगों को दान करना था तो दान करने की स्थिति होनी चाहिए थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाईकोर्ट ये जानना चाह रहा है कि इन तमाम लोगों को जो दवाइयां दी गई, क्या उन दवाइयों को लेने से पहले क्या इन्होंने कोई लाइसेंस अप्लाई किया था, क्या किसी से उन्होंने इसकी इजाजत ली थी? ये एक बड़ा पहलू है। हाईकोर्ट ने बहरहाल इस पूरे मामले में नाराजगी भी जाहिर की और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमारी मंशा है कि इस मामले में तमाम जो लोग हैं जो फिलहाल दान के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन पर न केस कसा जाए और इसीलिए फिलहाल कोर्ट ने ये सवाल किया है फिलहाल डीजीसीए से कि इस मामले में तमाम जो लोग हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है, कोर्ट ने फिलहाल डीजीसीए को ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और तमाम जो लोग इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कोर्ट ने फिलहाल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है डीजीसीए को, जो इस पूरे मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। उसके बाद आखिरी जो निर्णय होगा वो कोर्ट लेगी। सुशील, 29 जुलाई का वक्त दिया है, यानी कि काफी लंबा वक्त दे दिया है समाअत के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस दौरान में? जी देखिए, 6 हफ्ते का जो है वो समय दिया गया है फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा और ये कहा गया है कि इस बीच डीजीसीए उन तमाम लोगों को भी देखेगी जिनको फिलहाल ऑक्सीजन जिन लोगों ने कहां से भरवाया, क्या वो डीलर से भरवाया या नहीं भरवाया, और इसीलिए डिटेल एक कहीं ना कहीं एफिडेविट फाइल करना है डीजीसीए को। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी किया जाए। डीजीसीए ने ये कहा है कि गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार और तमाम ऐसे जो लोग हैं उनको फिलहाल सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। उनके जवाब का इंतजार है, उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया है। तो ऐसे में देखना यह भी है कि डीजीसीए जब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ेगा तो ये जरूर देखेगा कि क्या इन तमाम लोगों ने जो फिलहाल उस समय जब कोविड पीक पर था तो तमाम लोगों को जो मदद की जा रही थी वो मदद किस भावना से की जा रही थी, क्या उसके लिए कोई चार्ज किया जा रहा था या फ्री ऑफ कॉस्ट में उन तमाम लोगों की मदद की जा रही थी। लेकिन कोर्ट सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी चाह रहा है डीजीसीए से कि अगर बल्क में इन तमाम लोगों को दवाइयां दी गई तो वो मानवता के लिए एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते गौतम गंभीर बड़ा नाम है, लोग उनको फॉलो करते हैं, ऐसे में फाउंडेशन के नाम पर कहीं ना कहीं ये घपलेबाजी से ताबीर किया जाएगा इसको। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं कोर्ट इसी दिशा में काम करना चाह रहा है कि अगर इस मामले में लोगों की मानवता के लिए सेवा की गई है तो उसको फिलहाल कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्या उस पूरे फाउंडेशन के द्वारा किसी और लोगों को फायदा पहुंचाया गया है? इस पूरे मामले की तफ्तीश से जानकारी के लिए फिलहाल कोर्ट ने डीजीसीए को ये इतना समय दिया है ताकि डीजीसीए इस पूरे मामले की जांच करके एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। बिल्कुल, तो तफसीलात के लिए सुशील बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को फरार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने बीजेपी लीडर नारायण भदौरिया पर इल्जाम लगाया है कि अब हिस्ट्री शीटर के साथ बीजेपी लीडर नारायण भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।
साथ ही नारायण भदौरिया की तस्वीर जारी करके इसकी इत्तला देने की अपील की गई है। इसी बीच बीजेपी हाईकमान ने भी नारायण भदौरिया पर कार्रवाई की है। नारायण भदौरिया को बीजेपी के तमाम ओहदों से हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी ने वजह बताओ नोटिस भेजा है। टुन्ना पांडे ने वजीर आला नीतीश कुमार के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद जेडीयू ने नाराजगी जताई थी। वाज़ेह हो के एम्बुलेंस घोटाले में भी टुन्ना पांडे का नाम है। साबिक रुकने असेंबली ने टुन्ना पांडे पर इल्जाम लगाया था। नीतीश कुमार जिस तरह घोटाला हुआ है दारू वाला, आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलवे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना, माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं, सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। हमको थोड़ा बैठने दीजिए। उसके बाद हम 2009 में जो कांड हुआ है शराब का, उस लाइन में हम थे ना। शराब 2009 में टेंडर हुआ। देखिए यहाँ, देखिए सर उस टाइम वही मुख्यमंत्री थे और 2012 में वही मुख्यमंत्री थे। अब सारी पोल अभी खोल देंगे तो बात ही बिगड़ जाएगी ना। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भिजवाइएगा भाई। जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए, तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर। होते हुए देखिए, हम गंभीर नहीं, सत्य आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ईडी ने आरजेडी रुकने पार्लियामान एडी सिंह को आज गिरफ्तार किया है। फर्टिलाइजर घोटाले के इल्जाम में ये गिरफ्तारी अमल में आई है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से ईडी ने एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून के कवायद तय करने के लिए वजारत दाखिला को मजीद वक्त मिला है। कोरोना की वजह से जुलाई तक के वक्त में तोसी की गई है। पार्लियामानी कमेटी ने एमएचए को मजीद वक्त दिया है। वाज़ेह हो के वजारत दाखिला को कवायद वज़े करने में दूसरी मरतबा मजीद वक्त दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से यतीम हुए बच्चों की किफालत पर मुश्तमिल स्कीमों का खाका तैयार कर लिया गया है। बाल सेवा योजना के निफाज की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। महकमा खवातीन व बहबूद की जानिब से ये स्कीमें चलाई जाएंगी। कोरोना के दौरान अपने माँ बाप को खो चुके बच्चों की जरूरियात के लिए इन स्कीमों का खाका तैयार किया गया है। इस स्कीम का फायदा 18 साल तक के बच्चों को होगा। हुकूमत की जानिब से बच्चों को 4000 रुपए माहाना दिया जाएगा। पालघर के आदिवासी इलाके में वैक्सीनेशन टीम पर हमला हुआ है। टीकाकारी टीम के साथ बदतमीजी और मारपीट के 2 वाकयात पेश आए हैं। पहला वाकया गुंजे जाए सेठ में पेश आया है। डॉक्टर और तिब्बी अमला टीके से मुतालिक बेदार करने गए हुए थे। गांव के 9 अफराद ने टीम की पिटाई कर दी। पुलिस ने 2 मुलजमीन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 7 मुलजमीन फरार हैं। दूसरा वाकया पालापुर गांव में पेश आया है, जहां वैक्सीनेशन टीम के साथ बदतमीजी की गई है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल की। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चौथे रोज भी आज जारी है। जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से हमीदिया अस्पताल मुतासिर हो रहा है। हुकूमत यकीन दहानी कर रही है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों को यकीन दहानी पर एतमाद नहीं है। वाज़ेह हो के भोपाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से कहा गया था कि हड़ताल खत्म करने के लिए मुजाहिरीन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये हमारा जो आंदोलन है इसका आज चौथा दिन है, परंतु आज भी सरकार की तरफ से जो रवैया है वो पहले दिन के मुताबिक ही है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है, ना ही ऐसी कोई पहल की गई है कि सरकार हमसे बात करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अभी भी गुहार है कि हमारे पास आएँ, हमसे बातें करें। माननीय विश्वास सारंग जी से हमारी गुहार है कि हमसे आएँ और हमसे बातें करें, हमारी मांगों का किसी न किसी तरीके से निराकरण करें। आज जब संक्रमण बहुत कम हो चुका है और तब हमने सोचा कि अब शायद सही वक्त है अपनी डिमांड्स वापस से मांगने का, और हम कोई नई डिमांड नहीं रख रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सारा प्रकरण जो है 6 महीने से चल रहा है, सब लोग अवगत हैं, एक ही बात पे बार बार चर्चा हो रही है, बार बार आंदोलन हो रहा है।
तो ये नहीं समझ आ रहा कि सरकार को क्या समस्या है आगे बढ़ कर के आके हमसे बात करने में, और हमारे को बस एक रिटर्न ऑर्डर चाहिए, मात्र इतनी। देखिए, जूडा की ये तीसरी हड़ताल है और 2 हड़तालों में उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी सब मांगे हम मंजूर कर लेंगे। 5 छोटी छोटी मांगे हैं उनकी। सरकार उनको जब आश्वासन दिया था तो मान क्यों नहीं रही है? भाई सवाल ये है कि जूडो पे नहीं, झूठों पे होना चाहिए कार्रवाई, जिन्होंने झूठे आश्वासन दिए। भाई ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने सेकंड वेरिएंट में, फर्स्ट वेरिएंट में पूरी ताकत से काम किया और कईयों की जान चली गई। इनको कोरोना वॉरियर्स कहा है मुख्यमंत्री जी ने। तो कोरोना वॉरियर्स की बात अगर आप नहीं सुनोगे आज की तारीख में, स्वास्थ्य कर्मियों की बात नहीं सुनोगे, तो सुनोगे किसकी? और ये अभी इन्होंने जो किया है सांकेतिक, अगर ये अभी नहीं करेंगे, अभी इनकी बात नहीं मानेंगे, बाद में कौन मानेगा इनकी? इसके बाद तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इनसे बात करके इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की पूरी मान लेना चाहिए और उनकी मांगों का हम पूरा समर्थन करते हैं। तो इसी मामले में इस वक्त की अहम खबर आ रही है। भोपाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के मामले में एम्स के हवाले से कार्रवाई के इशारे दिए गए हैं। आपको बता दें, रियासती वजीर मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मरीजों को दिक्कत हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार आज चौथे रोज भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल मध्य प्रदेश में जारी है। एम्स के हवाले से कार्रवाई के इशारे दिए गए हैं। रियासती वजीर मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मरीजों को दिक्कत होने पर कार्रवाई का इंतबाह दिया है। नहीं, देखिए, यदि ऐसी स्थिति बनी तो निश्चित रूप से हमें कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ेगा। और मुझे शर्म आती है जब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता मरीजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पीड़ित मानवता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बिना बात का ज्ञान लिए हुए। यदि कांग्रेस के नेता इस तरह से पीड़ित मानवता के खिलाफ खड़े होंगे, मरीजों के खिलाफ खड़े होंगे जिनको इलाज की जरूरत है, तो ये तो सीधे सीधे कमलनाथ का बयान जनता के खिलाफ है, मरीजों के खिलाफ है, कोविड के मरीजों के खिलाफ है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। चलिए, तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, एक जिस तरीके के बयान विश्वास सारंग के सामने आ रहे हैं, एक तरफ उनको चाहिए कि वो डॉक्टरों को समझाएं, उनसे जाके बात करें, वो ये करने की बजाय इसमें सियासत कहीं नजर आ रही है, वो अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं। साहिबा, यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो हुकूमत ने 3 महीने के लिए पूरी स्टेट में एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट एस्मा ला का नफाज कर दिया था। और एस्मा में हड़ताल को वहाँ पर पाबंदी की गई थी कि किसी भी तरह की हड़ताल वो लोग नहीं जाएंगे, जिसमें डॉक्टरों का भी मामला शामिल है। यही वजह है कि आज जो है वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन ने उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कहीं मरीजों को दिक्कत होगी तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। एक तरफ जो है इस मामले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में जो है मुफादमा की रीट के तहत जो है सुनवाई जारी है, वहां पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। और वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस ने इसको हिमायत का ऐलान किया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सख्त मौक़िफ़ का इख्तियार करते हुए डॉक्टरों को जो है वापस हड़ताल को लेने और नहीं तो उनके खिलाफ एस्मा की कार्रवाई की धमकी दी। यहाँ पर जो है मेडिकल वजीर ये भी साफ तौर पर कहते हैं कि जो स्टाइपेंड में इजाफे का जो मामला है तो ये उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, बल्कि ये उनकी जो है एजुकेशन का एक पार्ट है कि जब वो एजुकेशन हासिल करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद जो है जूनियर डॉक्टर की जो एजुकेशन का एक हिस्सा है कि उसको देते हैं, और उनकी हुकूमत ने 17,000 से बढ़ाकर 70,000 तक जो है इसमें कर दिया है। उसके बावजूद भी जूनियर डॉक्टर इसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हुकूमत बातें सिर्फ ज़बानी कर रही है, लेकिन तहरीरी तौर पर कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने उनको यकीन दहानी तो कराई। अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात करें तो 4 दिन कम नहीं होते हैं, मरीज इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से। देखिए, अब तक पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो हुकूमत इस तरह की यकीन दहानी 3 बार करवा चुकी है जी, लेकिन तीनों बार यकीन दहानी ज़बानी करवाई गई है। यही वजह है कि आज डॉक्टर
हुकूमत की ज़बानी कहानी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। अगर ये तमाम मामला बेहतर होता तो मामला हाई कोर्ट में नहीं पहुंचता, वहाँ पर मुखफ़ात आम्मा की रिट दायर नहीं होती। हुकूमत ने वहाँ पर एक कहा है कि हम जो है इनके उसमें इजाफा कर रहे हैं, डॉक्टर जो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके घर के लोगों का मुफ्त इलाज हो, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से मरीजों के नाम पर ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। वहीं पर कांग्रेस के जरिए हिमायत देने के बाद आज चौथे दिन हम ये देख रहे हैं कि हड़ताल तो अपनी जगह है, सियासत का एक नया रुख आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों पार्टियां, चाहे हुकूमत हो या कांग्रेस, दोनों की अपनी जो सियासत है, कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो लोग जिनको हुकूमत ने खुद वज़ीर आला ने कोरोना जाबाज का दर्जा दिया है और कोरोना जाबाज अगर सड़क पर बैठे हुए हैं अपने मुतालबात को लेकर, तो हुकूमत को उनकी बात को सुनना चाहिए और उनके पर अमल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का कहना है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं ये इनकी सर्विस नहीं है, बल्कि इनकी एजुकेशन के एक पार्ट है और उस पर हुकूमत ने 17,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया है और डॉक्टर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इस पर उनकी जिद रहती है तो एस्मा के तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये मामला कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि इसका क्या हल निकलता है हुकूमत और डॉक्टर्स दोनों की तरफ से। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू में महलूक राकेश पंडित की आखिरी रस्मात अदा की गई, नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। अहले खाना में गम की लहर है। वाज़ेह हो के त्राल में मिलिटेंट हमले में राकेश पंडित हलाक हो गए थे। राकेश पंडित बीजेपी काउंसलर थे। इस हमले की डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत कई लीडरान ने सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। अल्फाज ही नहीं है। हम देश बचाने के लिए गए वहाँ पर। मैं भी एक काउंसलर हूँ वहाँ पर। मैं वाइस प्रेसिडेंट शिकानकना भाजपा से हूँ। देश इसको बचाने, कश्मीर को बचाने, हम कश्मीरी पंडितों ने पहली सैक्रिफाइस दी। हम 40 लोग वहाँ पर गए और हमें पता था ये लोग हमें टारगेट बनाएंगे। और आज हमारा नौजवान एक और राकेश पंडित, क्या कसूर किया इसने, क्या तबाही हो गई घर को इसको। यही मैं शासन से कहना चाहता हूँ, बार बार पुकारे कि इन लोगों को कि सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी इंतजाम करो। इनको गाड़ियाँ इन्होंने रखी अपने अपने गोदामों में, एसएसपी सिक्योरिटी में, मगर हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसलिए 1000 बार हमने रिक्वेस्ट की। हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं मगर इन लोगों ने कभी सुना नहीं। हमें ये गाड़ियाँ प्रोवाइड कीजिए। आज राकेश हमारा गया। कश्मीर के त्राल जैसे एरिया से वो चुने हुए कारपोरेटर थे, वहाँ के म्युनिसिपल कमेटी के वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हमेशा वादिय कश्मीर में तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। पाकिस्तान के कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया, हमला किया और उसमें राकेश पंडिता जी शहीद हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। एक तरफ सारी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान के ये कायर दहशतगर्द आतंकवादी हमला करके कश्मीर को इन्होंने लहूलुहान किया है, खूनो खून किया है कश्मीर को इन पाकिस्तान के दरिंदे दहशतगर्दों ने। और ये दरिंदे बचेंगे नहीं। ये जमीन के पाताल में भी अगर छुपे होंगे तो वहां से निकाल के इनको मौत के घाट उतारेंगे। ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत की है और इस प्रकार का हमला करके इन दहशतगर्दों ने इंसानियत का कत्ल किया है। राकेश पंडिता जी एक बहुत ही जांबाज वीर थे हमारे बीजेपी के। हमें बड़ा दुख है वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है। त्राल में कल शाम म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन व बीजेपी के लीडर राकेश पंडित को मिलिटेंटों ने एक दोस्त मुश्ताक अहमद के घर में गोली मारकर हलाक किया। फायरिंग में मुश्ताक की बेटी भी गोली लगने से जख्मी हो गई है, जो अस्पताल में जेर इलाज है। राकेश पंडित की हलाकत पर जहां तमाम सियासी व समाजी अंजुमनों ने दुख का इजहार किया है, तो वहीं म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के मुलाजमीन ने सख्त दुख का इजहार करते हुए एक ताजियती मीटिंग भी तलब की है, जिसमें उनके अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया गया है। उधर डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने उनके अहले खाना के साथ दुख का इजहार किया है, तो वहीं म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद
अवतार सिंह, अल्ताफ ठाकुर ने राकेश की हलाकत पर सख्त दुख का इजहार किया है। अच्छे इंसान थे, हमारे हेड ऑफ फैमिली थे यहाँ पे इस म्यूनिसिपल फैमिली के। उनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहा है लोगों के साथ भी और ख़ासकर मुलाजिमों के साथ भी, चाहे छोटा मुलाजिम हो या बड़ा, हर एक के साथ उसकी रिलेशन बहुत ही अच्छी थी। हम उसको मिस कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनकी फैमिली के साथ है, पूरी म्यूनिसिपल फैमिली। जो हमारी रिपोर्ट में आया है, कल करीबन 9:45 के करीब ये यहाँ एक प्राइवेट घर में बैठा था एंड शायद मुश्ताक अहमद उसका नाम है, उसके घर में बैठा था एंड करीबन कुछ 2-3 असला लेके कुछ लड़के आए थे एंड फिर फायरिंग हुई वहाँ पर एंड इमिडिएटली इसको फिर हॉस्पिटल लिया गया एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने उसको बड़ा एग्जामिन करके तो उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ही was killed by this firing। करीबन 8-9 फायर्स को हो गई थी। राजस्थान में लॉकडाउन के बाद मिनी अनलॉक शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद आज दारुल हुकूमत जयपुर में बाजार खोले गए हैं। बाजार बंद होने की वजह से दुकानदार काफी परेशान थे। ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान छोटे ताजिरों के लिए गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया था। अब उम्मीद है कि कारोबार दोबारा बहाल होगा। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज ने। करीब 46 दिन बंद रहने के बाद में राजधानी जयपुर के अंदर जो आवश्यक सेवाओं के अलावा बाज़ार था वो खोल दिया गया है। हालांकि बहुत ही अगर देखा जाए कम वक्त के लिए सरकार ने इजाज़त दी और बहुत ही कम रियायत के साथ में ये बाज़ार खुला है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो रोज़मर्रा के दुकानदार हैं, सर्राफा बाज़ार वाले हैं, यहाँ पर माला वाले हैं और फूल वाले हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आ गए। अभी अति आवश्यक सेवाओं में उनको मान करके यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत बाज़ार खुला है, थोड़ी बहुत इनको इजाज़त दी गई है। कैसा माहौल सर? अब धीरे धीरे बाज़ार खुला है, देखिए क्या होता है। अभी भी लोगों को कोरोना का डर तो है ही। अब देखिए क्या कैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट के द्वारा अगर छूट दी जाती है और बढ़ाई जाती है तो हमारे व्यवसाय में फ़र्क तो पड़ेगा। आज 46 दिन बाद में हम यहाँ पे आए हैं, 1.5 महीना यानी कि घर पे हमने बैठ के खाना खाया। जो भी है, जैसे भी स्थिति है, परिस्थिति है, सबकी भयावह थी इस बार कोरोना काल के अंदर। माला वाले लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि रोज़ाना यहाँ पर मंदिर पर फूल चढ़ाने के लिए बेचते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं। सर बंद है, शादी समारोह सब बंद है। क्या हालात हैं आपके, किस तरह का माहौल है? काफ़ी लंबे अरसे बाद आप यहाँ आज दुकान लेकर बैठे। माहौल बिल्कुल ख़राब है, बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं। खर्चा पानी नहीं चल रहा है, वहाँ व्यापार बिल्कुल ख़राब हो रहा है। काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी उधार ले लेके काम चला रहे हैं। काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है और सारी जितनी भी बिक्री के आपके कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं। कोई भी ऐसा जो है सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। कुछ भी कार्यक्रम ना सामूहिक कार्यक्रम, ना राजनीति, ना शादी समारोह, ना मंदिर का कार्यक्रम, कुछ भी नहीं हो रहा। व्यापार लाइन चौपट हो गई एकदम, व्यापार खराब हो गया, काम धंधा नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो ऐसे काम करते हैं फूलों का? 50 लोग हैं कम से कम। 50 लोग इस तरफ हैं और हर खंधे में यहाँ पर फूल वाला काफ़ी आवाजाही लोगों की यहाँ पर हो रही है। और अभी तक लोगों के अंदर जो बातचीत में उनका नज़रिया सामने आया है, वो इस बात को समझ रहे हैं जो नतीजे उनके सामने आए, जिन लोगों को उन्होंने खोया, और अब कोशिश कर रहे हैं कि कोविड गाइडलाइंस के साथ में जैसे बाज़ार खुल रहा है तो थोड़ा बहुत परहेज़ भी किया जाए, गाइडलाइंस भी मानी जाए। लेकिन कितनी ये गाइडलाइंस कारगर होती हैं, अब इसके लिए इंतज़ार करना होगा। अरबाज कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिश को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ी किन इलाकों में है।
फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।